जी हाँ, नमस्कार। और आज हम बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 6 to 8 का सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जिस शब्द का किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। डोंगा एक देशज शब्द है। देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, ये सब है। कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कपोत है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है परावत, पंडूक, परेवा, कलध्वनि, रक्त लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची शब्द है करभ, उष्ट, लंबोष्ट, झांडिया, सुतूर। कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ है। कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों के लिए एक शब्द झबरा है। झबरा। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, जिसके लिए एक शब्द तुनीर तरकस है। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। इसमें रेखांकित शब्द विशेष है। विशेषण विशेष से पहले और बाद में भी आता है। विशेषण विशेष से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार विशेषण संबंध कारक, सार्वनामिक विशेषण, क्रियाद्योतक आदि से होता है। दर्शनीय शब्द ईय प्रत्यय के योग से बना है। दर्शनीय शब्द ईय प्रत्यय के योग से बना है। ईय प्रत्यय से बना शब्द है जड़िया, लखिया, धुनिया, दुनिया, नचनिया, गवैया, पढ़वैया। औनी प्रत्यय से बना शब्द है पहरौनी, मिचौनी, ठहरौनी। आना प्रत्यय से बना शब्द है मिटाना, चलाना, पढ़ाना। अकड़ प्रत्यय से बना है पियक्कड़, बुड़क्कड़, घुमक्कड़। उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद है उत्तर प्लस उत्तर। अधोजल का संधि अधः प्लस जल। मनोनय का संधि मनः प्लस इच्छा, इच्छा, इच्छा। तदिच्छा का तत् प्लस इच्छा। सदाचार का सत प्लस आचार। अष्ट धातु में द्विगु समास है। अष्ट धातु में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दसमुख, नेकनाम, मिठबोला, खगेश। व्यतिहार बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गाला गाली, बाताबाती, धक्का मुक्की, मुका मुक्की, लाठा लाठी। विकल्पों में गलत लोकोक्तियाँ ढाक के तीन पुत्र। ढाक के तीन पुत्र का शुद्ध लोकोक्तियाँ ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात यह शुद्ध है। यह लोहे के चने चबाना का अर्थ है बुरी तरह पराजित करना। लोहे के चने चबाना। लिफाफा खुल जाना मुहावरे का अर्थ है भेद खुल जाना। लिफाफा खुल जाना मुहावरे का अर्थ है भेद खुल जाना। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है दोनों ओर से संकट। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर से संकट। कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। 9 नगद न 13 उधार लोकोक्ति का अर्थ है काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद अच्छा। 9 नगद न 13 उधार का अर्थ है काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद। बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य बालक रोता रहा और चुप हो गया। बालक रोता रहा और चुप हो गया। संयुक्त वाक्य दो अथवा अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। संयोजक समानाधिकरण व उपवाक्यों के बीच और वह तथा एवं भी आते हैं उन वाक्यों का संग्रह पूरा करते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारत के राजभाषा हिंदी को संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। सरल वाक्य राम वनवास हो गया। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं।
सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंशों को अलग अलग कर तथा उनके संबंधों को बताने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक शीर्षक है हिंसा का मार्ग। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। रमेश के ढाबे के सामने किसी ने ढाबा खोल दिया, इसे रमेश कुआं खोदने लगा। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्रम में प्रथम कदम के रूप में 1874 ईस्वी पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना को माना जाता है। बाद में बंगाल सरकार ने बंगाल आयरन मार्क्स का अधिग्रहण कर उसका नाम बराकर आयरन मार्क्स कर दिया। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। यह भारत का वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। द्वितीय पंचवर्ष योजना में लौह इस्पात कारखाना को अधिक प्राथमिकता दिया गया है। धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल हिमालय के मध्य हिमालय में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद हिमालय में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई लगभग 8172 मीटर है। सेनकोटा गैप तमिलनाडु के मदुरै शहर तथा केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर। चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी चिनाब नदी है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हिमाच्छादित चोटियां हैं। झेलम एवं रावी नदियां चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसा है। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। जावर राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित एक कस्बा है। भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध अन्य स्थान कर्नाटक एवं चित्रदुर्ग एवं बेलारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुटूर एवं कुर्नूल क्षेत्र तथा उत्तराखंड का अल्मोड़ा क्षेत्र है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। सीमा मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। यह सीमा डुरंड रेखा से संबंध है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। भारत एवं म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के अन्य संस्थापक नेता थे लाला हरदयाल, लाल ठाकुरदास, पंडित काशीराम, केसर सिंह, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी द्वारा गदर नाम का समाचार पत्र भी निकाला जाता है। गदर पत्र सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी। गदर पत्र बाद में गुरुमुखी लिपि, हिंदी, गुजराती, पश्तो तथा अंग्रेजी भाषा में भी निकाली गई थी। 1924 ईस्वी बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला आंदोलन था। बंगाल के तारकेश्वर स्थान पर स्थित मंदिर के महंत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन तीर्थयात्रियों ने शुरू किया था।
तारकेश्वर आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सच्चिदानंद थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए ईश्वर की खोज शुरू की। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलकर उनके शिष्य होकर नव वेदांत के महान अध्यात्मवादी बने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को पश्चिमी विश्व के सामने लाकर उसमें जीवन दर्शन को दिखाया। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रायोजक हरविलास शारदा थे। यह अधिनियम सितंबर 1929 में पारित हुआ था। यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। अल हिलाल जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। कलाम आज़ाद ने निकालना प्रारंभ किया था। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 ईस्वी में शुरू किया गया था। अल हिलाल द्वारा अबुल कलाम आज़ाद का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रसारित करना तथा नवयुवकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य से संस्थापित संस्था थी। मद्रास महाजन सभा अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय रखते हुए राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक एम वीर राघवाचार्य जी, सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू थे। मद्रास महाजन सभा की प्रथम बैठक 19 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक चली थी। स्वतंत्रता सेनानी जतीन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। यतीन्द्रनाथ दास अथवा जतीन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। जतीन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। जतीन दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करके अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। जतीन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी के कलकत्ता में हुआ था। 27 अक्टूबर में कलकत्ता। जतीन दास की मृत्यु लाहौर सेंट्रल जेल में 13 सितंबर 1929 ईस्वी को हो गई। जतीन दास को 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके लाहौर सेंट्रल जेल में डाला गया, जहां 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण जतीन दास की मृत्यु हो गई। अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के अध्यक्ष वायसराय था। इस मंत्रिमंडल का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1946 की इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष के साथ विदेश मामले का एवं राष्ट्र संघ संबंध विषय के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में गठित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे। 1946 एवं 1947 में गठित दोनों मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की अपेक्षा की गई है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 से भारतीय संविधान राज्य में यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 43 की ए में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित उपबंध 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 43 बी में सहकारी समितियों के अभिभूत संबंधित उपबंध है। संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 171 के खंड 1 में उपबंध की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध को अर्थशास्त्र में बेब्रिज वक्र कर्व कहा दर्शाता है।
किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को वेबरिज वक्र कहते हैं। इस आरेख में बेरोजगारी क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तथा रोजगार ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल एक्सिस पर दर्शाया जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ ही है क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संयुक्त क्रिया विशेषण के उदाहरण घर घर, दिन रात, जहाँ तहाँ। पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स के कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक विरोधों के कारण स्थिर हो जाएगा और उसके बाद समाजवाद आएगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, यह रेखांकित भाग समर्थ के स्थान पर सक्षम या सामर्थ्यवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। समर्थ का पर्यायवाची शब्द है सक्षम, सामर्थ्यवान, क्षमतावान। फूलों का आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। उपरोक्त पंक्ति में अनुयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर फूल और कांटे का उदाहरण देकर बताया गया है कि अच्छे संगत में रहकर भी बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरे ही बने रहते हैं। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। उपरोक्त इस पंक्ति में वीर रस है। यह पंक्ति सत्यवादी हरिचंद्र के विषय में कहा जाता है। चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए पर राजा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकते, तो इसमें वीर रस है। यदि जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो उसे वीर रस कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छत्र, ज्ञ और स्र। सूचना शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है। अन्य शब्द मित्र, उपहार, अध्याय पुल्लिंग है। स्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और स्र है। दशानन योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं जिसे दशानन जिसके 10 हाथ हो अर्थात रावण, पंकज पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेना अर्थात कमल, कारतूस और कारफ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से आए अन्य शब्द हैं कूपन, अंग्रेज, बिगुल। अरबी भाषा से आए शब्द है तरक्की, दवा, दिमाग, शाम, दुनिया। फारसी भाषा के शब्द है जिंदगी, जहर, दिल, शादी, गुलाब। तुर्की भाषा के शब्द है बेगम, लाश, ताश, चाकू। अजायब घर है संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे घड़ी हिंदी प्लस घड़ी साज, मच्छरदान, मच्छरदानी, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। पंकज, जलज आदि योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर हो गया। चार दीवारी का शुद्ध रूप चाहरदीवारी। चाहरदीवारी का अर्थ है मैदान, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवार जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। असूर्यपस्या अनेक शब्द जिसका कोई शत्रु न अजात शत्रु, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य, कांत, कांति। इस जोड़े में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का युग में सही नहीं है। जबकि देव देवी, मामा मामी तथा गद्धा गद्दी में पुल्लिंग स्त्री का सही युग में। हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गगनचुंबी शब्द में तत्पुरुष समास से गगनचुंबी गगन को चुंबने वाला। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष है यहाँ हो जाता है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। नीलगाय में कर्मधारय समास है। नीलगाय का समास विग्रह है। नीली है गाय, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है।
ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। त्रिपुरा की सीमा भारत के दो राज्यों असम एवं मिजोरम से लगती है। त्रिपुरा की सीमा भारत के दो राज्यों असम एवं मिजोरम से लगती है। त्रिपुरा के उत्तर पश्चिम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की सीमा है। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में सीमा असम एवं मिजोरम से लगती है। असम राज्य की सीमा सेवन सिस्टर्स स्टेट के साथ पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। असम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। गुजरात के तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत का तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। विश्व का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कनाडा देश का है। अंडमान द्वीप समूह के मुख्य 4 भागों उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान में सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य उत्तर मध्य प्रदेश एवं बिहार है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना से संबंधित राज्य राजस्थान है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एस प्रकार की जलवायु से तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु से है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के AMW प्रकार की जलवायु का तात्पर्य लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जलवायु से है। इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति गोवा के दक्षिण में पश्चिम तट पर है। कोपेन के AW प्रकार की जलवायु का तात्पर्य उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति भारत में कर्कवृत्त के दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में है। भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग के सिद्रापोग में 1897 ईस्वी में की गई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। भारत का द्वितीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में की गई। लोकटक जल विद्युत केंद्र मणिपुर में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई। ओडिशा के शंख एवं कोइल नदियों के संगम पर की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के तट पर अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर गहरा एवं लैगून सदृश बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिला में पड़ता है। यह बंदरगाह महानदी एवं बंगाल के खाड़ी के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बीच में स्थित है। कौमी आवाज़ एवं उर्दू पत्र था जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू कराया गया। कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया गया। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 में किया गया था। जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 के अवसर पर गया था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। जन गण मन के आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर रचित है। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारत भाग्य विधाता से ली गई है। पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित किया गया था। जनगण मन को पहली बार सार्वजनिक रूप से 11 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कांग्रेस पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव ए.ओ. हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक चला। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। ए.ओ. हुम इंडियन सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड अधिकारी थे। इंडियन सिविल सर्विस दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1904 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, 1893 का लाहौर में, 1906 का कलकत्ता में हुआ था। 1890 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एम.एन. रॉय का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। एम.एन. रॉय अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे। एम.एन. रॉय पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। जावा सुमात्रा से अमेरिका चले गए। अमेरिका में एम.एन. रॉय मार्क्सवादी की विचारधारा से जुड़ गए। एम.एन. रॉय ने मैक्सिको की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैक्सिको की क्रांति में इनके योगदान ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। एम.एन. रॉय के कार्यों से प्रभावित होकर वर्ष 1920 में मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आमंत्रित किया गया और उन्हें अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया। 1921 ईस्वी में एम.एन. रॉय को मॉस्को के प्राच्य विश्वविद्यालय में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1921-1928 ईस्वी के दौरान एम.एन. रॉय ने कई पत्रों का संपादन किया, जिसमें वानगार्ड और मासेज मुख्य थे। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने एम.एन. रॉय को गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कैद की सजा मिली। नवंबर 1936 में उन्हें जेल से मुक्त किया गया। जेल से निकलने के बाद कांग्रेस की नीतियों से एम.एन. रॉय का मतभेद रहा और 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। सक्रिय राजनीति से दूर होकर वे देहरादून में रहने लगे, जहां 25 जनवरी 1954 को उनकी मृत्यु हो गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की क्रांतिकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। सर सी शंकर नायर एक प्रसिद्ध एडवोकेट एवं कांग्रेस के जाने माने नेता थे। सर सी शंकर नायर कांग्रेस के 1897 में अमरावती अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। शंकर नायर 1906 से 1908 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल रहे थे। शंकर नायर को 1915 ईस्वी में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्हें कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था। शंकर नायर की मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1913 ईस्वी में पटना के अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी। बाबाजी ठाकुर दास ने वर्ष 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी नामक एक संगठन शुरू किया था। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना से द मदरलैंड नामक पत्रिका भी शुरू किया। मनीन्द्र नारायण राय क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ के संस्थापक सदस्य थे। द मदरलैंड समाचार पत्र मजरूल हक द्वारा 1921 में निकाला गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोली में शहीद हो गए थे। गया जिला के कुर्था थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान सारण में जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था। इस आंदोलन कटिहार थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में ध्रुव कुमार पुलिस की गोली से शहीद हो गया। डुमराव में झंडा फहराने के क्रम में कपिल मुनि शहीद हो गए थे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री
हुए थे। श्री कृष्ण जी बिहार के द्वितीय प्रीमियर प्रधानमंत्री का प्रथम मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71, 1977 से 79 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित अनुसूची। राज्यसभा में सीटों आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ पर प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं 1985 में, 11वीं 1992 में, 12वीं 1992 में संविधान में जोड़ी गई। संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला की रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर बेगूसराय जिला है। इस आधार पर सबसे समृद्ध 3 जिलों में प्रथम स्थान पर पटना, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय, तृतीय स्थान पर मुंगेर है। इस आधार पर सबसे गरीब 3 जिलों में अंतिम से ऊपर के क्रम में शिवहर, अररिया एवं सीतामढ़ी है।